बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मेरे नावल वहशत इश्क की एपिसोड नंबर 7 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी एपिसोड नंबर 7 की तरफ। बड़ी मामा की तबीयत कैसी है अब हैदर भाई? वो घर पर अपने क्रेडिट कार्ड और चेक बुक लेने आया था जब निधि इसके कमरे में आई थी और पूछा। वो उसे इग्नोर करता हुआ डराट से कुछ ढूंढ रहा था। भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ अब कि उसने उसका हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। क्या मुसीबत है? जब मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो जाती क्यों नहीं हो यहाँ? उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़वाया। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ आप बड़ी मामा की वजह से परेशान हैं, मगर मुझे भी तो बताएं इस सब में मेरा क्या कसूर है? उसने अपने आंसू पूंछते हुए कहा। बताऊँ तुम्हें क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से है ये सारा फसाद खड़ा हुआ। काश तुम इस घर में होती ही ना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी मामा को कुछ हुआ तो मरूंगा मैं तुम्हें साथ लेकर ही। उसने झटके से उसे बाजू से दबोचकर बेड पर गिराया और ख़ुद वहाँ से निकल गया। वो खुद को उठाते बाहर की जानिब भागी। जैसे ही पोर्च में पहुंची वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुझे भी जाना है हॉस्पिटल, वो चिल्लाई थी। खबरदार जो तुम अस्पताल आई वो टांगें तोड़ दूंगा। घर पर रहो, अपनी मेरी और मम्मा की ज़िंदगी की दुआ मांगो, क्योंकि अब हम दोनों की ज़िंदगियाँ उनकी सांसों के साथ जुड़ी हैं। वो उसे वार्न करता वहाँ से जा चुका और वो आंसू बहाती ये सोच रही थी कि कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उसका भाई उससे इतना नाराज़ है। और उसकी बड़ी मामा हॉस्पिटल में है। रात को तुम किधर चले गए थे अजी? तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। वो इस टाइम एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर सर्व करके जा चुका। बस यार, ज़रूरी काम निकल आया था। इसने चिकन स्टेक को फोर्क से उठाते हुए कहा। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ, तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी। उसने स्टेक चबाते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो तुम्हें पाकिस्तान मैंने कितनी मिन्नतें और तरले करके बुलवाया है। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो तो जितना हो सकता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। वो इसे जूस पीते हुए तनबीह कर रही थी। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से अपने बिजनेस के लिए और कुछ पुराने हिसाब बराबर करने आया हूँ, उसने कोक पीते हुए कहा। तो मैं ऐसे ही खुशफहमी में जी रही हूँ, उसने गुस्से से कहा था। ये खुशफहमियाँ तुम्हारी खुद की पाली हुई हैं। हाँ तो कैसे समझाऊँ? खुद को नहीं मानता। दिल मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम क्यों उस फजर के पीछे पड़े हुए हो? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहते, तो मसला क्या है फिर? आज़ाद करो खुद को भी और उसे भी। शट अप। मैं उसको छोड़ूँ या रखूँ, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस एंड अगेन डू नॉट इन्वॉल्व माई लाइफ। यहाँ बैठा तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनना भी मुझ पर लाजिम है। वो अपने अपकन से अपना मुंह साफ़ करते हुए साफ लहजे में इसे तनबीह कर रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसे रखो या ना रखो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं है। एंगेजमेंट की बात की तुमने आंटी से, वो अब बात बदल चुकी थी। नहीं, कर लूँगा, इसने बेजार लहजे में कहा। जब मुझे लगेगा कि मुझे कर लेनी चाहिए, उसने गैर मरई नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। तुम सही कह रहे थे। क्या? उसने पूछा। यही कि कहीं रात गुजारी जाए, रात रंगीन बनाई जाए। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं ऐसा कुछ होश में कहूँगा? तो तुम इस टाइम होश में नहीं थे? ऐना ने सवाल पूछा। बुरी तरह बहका हुआ था यार, उसने हसरत भरी आह में कहा। खैर थी, दिन में ड्रग्स, कसम ले लो जो ड्रग्स ली हो। हाय, हलाल नशा किया था। अजी ने दिल पर हाथ रखा। मैं समझी नहीं, ऐना ने नासमझी से कहा। इससे पहले कि वो इसे समझाता, इसी दौरान उसके मोबाइल पर हादी की कॉल आई। किधर है तू? आज रात क्लब का प्लान था ना? हादी ने पूछा। बस निकल रहा हूँ, जल्दी आजा, आंखें तरस गई हैं दीदार को, हादी ने चहचहाते हुए कहा। बकवास ना करिए, ड्रामे तो अली के साथ लगाया कर, कहते इसने कॉल काट दी थी। हादी की कॉल थी? ऐना ने पूछा। हाँ, हम आज रात एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। कर तो ली है, पिछले 3 घंटे से तुम्हारे साथ ही ख्वार हो रहा हूँ। अब क्या चाहती हो? दोस्त छोड़ दो अपने, चलो उठो तुम्हें घर छोड़ दूँ, उसने बेजार होते हुए कहा और वेटर को बिल लाने का इशारा किया था। उठो भी है, यहीं रहने का इरादा है? मुझे नहीं जाना। उसने ढीठ बनते हुए कहा था। एज यू विश। अगर तुम्हारी ये भूल है कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा तो इसको जहन से निकाल दो। वो अपनी गाड़ी की कीज़ और मोबाइल लेकर बाहर की तरफ चल दिया था। अगर मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुन लेती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझे इतना इंसल्ट फील करवाते हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे
प्यार नहीं करते। वो तकरीबन भागते हुए इसके साथ चलते हुए बोली, हाँ सब अब आई हो ना तुम पॉइंट की बात पर। वो मुस्कुराते हुए बोला। ऐना की आंखों में आंसू आए थे। वो इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। तुमने डॉक्टर फ़हीम को इब्राहिम के घर शिफ्ट होने का कहा था। वो टीवी देख रही। जब अनावी ने इससे पूछा, जी कहा था, क्योंकि मैं अब मज़ीद रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने चैनल बदलते हुए कहा। इसे कौन नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने इसकी अकल पर मातम किया था। आपका पोता, उसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए थे। वो ऐसा नहीं करेगा, अच्छे से जानती हूँ मैं उसे, उन्होंने पुख्ता लहजे में कहा। अपने बड़े बेटे को भी आप अच्छे से जानती थी, फिर भी उन्होंने मेरी मामा की इज्जत को दागदार किया ना। इसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो बेकसूर है, मैं आज भी यही कहूँगी। उन्होंने नरम लहजा अपनाया था। वो बेकसूर था, आपका पोता बेकसूर है, तो क्या वो इंसान कसूरवार है जो पिछले 5 साल से अपनी डोलती डूबती सांसों का बोझ उठाए बिस्तर मर्द पर पड़ा सिसक रहा है? या मैं कसूरवार हूँ जो पिछले 5 साल से एक गुनाहगार बाप के बेटे के निकाह में हूँ? समझ सकती हैं आप हमारी तकलीफ़? नहीं समझ सकती। आपने हमेशा उनका साथ दिया। आपको सही गलत नज़र नहीं आता। इतना भी खून से प्यार नहीं होना चाहिए कि इंसान सही गलत के पैमाने से ही गिर जाए। उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में चीखते हुए कहा। तुम समझ सकती हो उस माँ की तकलीफ़ को जिसके बेटे ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। समझ सकती हो उस माँ की तकलीफ़ को जिसने पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, बचपन देखा उसका, उसकी जवानी देखी, उसकी औलाद देखी और फिर उसका जनाजा देखा। उसने क्यों मारा अपने आप को? इसके लिए वो अपने लिए मौजूद अपनों की आंखों में बेतबारी नहीं देख सकता था। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बेकसूर है। मैं जानती हूँ ये आँख बाहर से किसी की लगाई हुई है जिसमें मेरे अपने जल रहे हैं, मेरे बच्चे जल रहे हैं। वो रो रही थी। मैं खुदा से हर लम्हा दुआ करती हूँ कि वो मुझे तब तक ज़िंदा रखे जब तक सच सामने नहीं आता। और जिस दिन सच सामने आया, इस दिन तुम दोनों बहुत पछताओ। तुम कहती हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उन लोगों का साथ देती हूँ। अरे मुझे बताओ फजर, मैंने कब साथ दिया उसका? 5 साल बाद आज वो मेरे सामने था। मैं उसे आगे बढ़कर गले नहीं लगा सकी। इतने लोगों के सामने मुझे प्यार तुमने किया, मुझे हक तुमने किया, और वो अजनबी बना बैठा देखता रहा। तुम समझ सकती हो उस तकलीफ़ को? नहीं समझ सकती। तुम क्या जानो, असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। रो रो कर, चीख चीख कर उनकी आवाज़ बैठ रही थी। उसको लगता है उसके बाप को तुम्हारे बाप की बेतबारी ने खुदकशी करने पर मजबूर किया। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ की इज़्ज़त दागदार उसके बाप ने की। तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट उसके बाप ने करवाया। किसी तीसरे की लगाई आग में तुम दोनों जल रहे हो। इस तीसरे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते जिसने सुकून छीना, इस घर की खुशियाँ छीनी, आपस में लड़ लड़ कर मर जाना? पहले भी तो इस बेतबारी की वजह से आग लगी थी इस घर की खुशियों को। बोलो, जवाब दो। वो रोते हुए इसे झंझोड़ रही थी। मैंने आपको मना नहीं किया ना, भी आप खुद नहीं मिलती उससे, आपने खुद निकाला था उसे घर से बाहर। वो रोते हुए चीखी थी। तुम्हारी वजह से निकाला था, तुम्हारे प्यार की वजह से निकाला था। हाँ, तो जब वो दे रहा था तलाक, मुझे तो देने देती। तलाक क्यों रोका उसे? मुझे सारी ज़िंदगी का पछतावा आपने दिया। वो हलक के बल चिल्लाई थी। एक बार सच सामने आ जाए, फिर तुम दोनों का जो भी फैसला हुआ मुझे मंजूर है। इससे पहले मैं ये होने नहीं दूंगी। उन्होंने सोफे पर गिरते हुए हतमी लहजे में कहा। जो सच था वो सबके सामने आ गया है 5 साल पहले। अब आपको किस सच का इंतज़ार है? आप बहुत बुरी हैं अनाबी, आई हेट यू। वो इन्हें बेयकीनी से देखती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। कमरे में जाकर वो बेड पर बैठी बेआवाज़ आंसुओं से रो रही थी। रोते रोते इसका ज़हन माजी की सोचों में भटक गया। उठ कर बैठो, इन ड्रामों में नहीं आने वाला हूँ मैं। उसने झटके से इसे उठाकर बिठाया था। वो जो अपनी माँ की मौत और बाप के सदमे में निढाल पड़ी थी। ये क्या तरीका है अजी? अनाबी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। आप बीच में ना आए अनाबी। उसने उसका बाजू ऐसे ही दबोचा हुआ था। हाँ, मिल गया सुकून तुम्हें, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मरी हुई माँ को, मेरे बाप को मार कर। उसने इसे झंझोड़ते हुए धक्का दिया था। इसका सर दीवार के साथ लगा। तुम्हारे बाप ने मारा मेरी माँ को, मेरे बाप का एक्सीडेंट करवाया। तुम्हारे बाप को गैरत ना आई अपनी बहनों जैसी भाभी की इज्जत नोचते हुए। वो भी हलक के बल चिल्लाई थी। दर्द की ठेस इसके दिमाग से उठ रही थी। बकवास बंद करो अपनी। इसने पूरी कुव्वत से इसे थप्पड़ मारा था। नाजुक सी मोम की गुड़िया थी वो, लहरा कर गिरी थी और टेबल के कोने से सर लगा था। खून बहना शुरू हो गया था। अजी होश करो, वो मर जाएगी। अनाबी ने इसकी आंखों में उतरते खून से खौफजदा होकर कहा। मरती है तो मरे, मेरी ज़िंदगी में इसकी जगह नहीं है। अपने बाप के कातिल की बेटी के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसने
चिल्लाते हुए फैसला सुनाया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम जैसे भेड़ियों के साथ नाम जोड़ने का जो सिर्फ नोचना जानते हैं रिश्तों को। वो अपने आंसू साफ करती हुई इसकी आंखों में देख कर चिल्लाई थी। एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था इसे। बस बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें तलाक। इससे पहले कि वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता अनाबी ने इसे थप्पड़ मारा था। बस अज़लान, इससे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। शक्ल ना दिखाना मुझे अपनी आज के बाद, अनाबी ने चीखते हुए कहा। अनाबी, मुझे आप घर छोड़ने का बोल रही हैं, मुझे जाने का बोल रही हैं। वो बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे अनाबी को देख रहा था। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, वो फजर को गले से लगाते चीख कर बोली, जिसका चेहरा खून से तर था। तरसेंगी आप अज़लान हैदर शाह की शक्ल देखने को, समझिएगा बेटे के साथ पोता भी मर गया। वो कहते हुए जैसे ही मुड़ा दरवाजे के बीचों बीच मार बहन को देखकर रुक गया था। मामा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मुझे आप दोनों बाहर चाहिए हो। और हाँ, इस घर की कोई भी चीज़ आप साथ नहीं लेंगी, और अगर आप 10 मिनट में बाहर ना आई तो मैं समझूंगा मेरी माँ और बहन ने भी मुझे मार दिया। और फिर वो अपनी माँ और बहन को लेकर लंदन चला गया था, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ लिए। अपनी मेहनत से नाम बनाया। वो अनाबी को अच्छे से बता चुका था कि वो इनके ख़ानदान के नाम के इस्तेमाल के बगैर भी अपना नाम बनाना जानता है। आह अज़लान हैदर शाह, तुम बहुत बुरे हो। आखिरी बार भी अजियत दी थी, अब भी मिले हो तो ज़ख़म दिए। तुम बस ज़ख़म देना जानते हो, मरहम रखना नहीं। कितनी देर वो बेआवाज़ आंसुओं से रोती रही। दरवाजे की दस्तक ने इसकी सोचों के इर्तिकाज़ को तोड़ा था। जी बेटा इब्राहिम, बेटे को ले आए हैं, आप आ जाएं। असवा खाला ने बाहर से ही इत्तला दी थी। जी खाला आप चले, मैं आती हूँ। तू ऐना के साथ था ना जब मैंने कॉल की? हादी ने अज़लान को मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, इसने सिगरेट की राख एस्ट्रे में गिराते हुए कहा था। तुम फजर के साथ क्यों कर रहे हो ये सब? अली ने चिंचलाते हुए कहा था। पता नहीं, मुख्तसर जवाब आया। किसी बात का पता भी है तुझे? हाँ, हादी सिगरेट सुलगाते हुए कह रहा। देख अजी, जो कुछ हुआ इसमें फ़जर का कोई कसूर नहीं। प्लीज़ ना रोल उसकी ज़िंदगी को ऐसे। आगे वो मुझसे नाराज़ है तेरी वजह से, अली ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। ओए क्यों नाराज़? क्या मेरी बहन को तूने? हादी ने सिगरेट का धुआं अली के मुंह पर छोड़ते हुए कहा। घटिया इंसान, परे कर इसे, मेरे सर में दर्द होता है इसकी स्मेल से। कितनी बार बोला है ये सस्ता नशा अपने अपने घरों में किया करो, अली ने खांसते हुए कहा। अच्छा मेरी नाजुक हसीना, हादी ने इसे आंख मारते हुए छेड़ा। रहना तुम छिछोरे के छिछोरे, अली ने चिढ़ते हुए कहा था। चल बता क्यों नाराज़ किया फजर को? वो अज़लान की अपडेट मांग रही थी और मैंने इसे कहा था कि वो अगले 10 सालों तक भी आने का इरादा नहीं रखता, और ये इसी रात आ टपका और एयरपोर्ट पर आकर मुझे फ़ोन खड़का दिया कि लेने आ जाओ, जैसे मैं तो तुम दोनों का नौकर हूँ। वो इस दिन से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर ना मैसेज का रिप्लाई दे रही है, इसने गुस्से से कहा। और इधर हादी और अज़लान की इसकी बेबसी पर फलक शिगाफ कह के गूंजे थे। मनहूसों, तुम दोनों हो ही बेगैरत, 100 कमीना मरा होगा, तुम लोगों का जन्म हुआ होगा। वो इनके कहकों पर गुस्सा करते हुए बोला। अच्छा ना जाने मन नाराज़ नहीं होते, गुस्से में तुम और प्यारे लगते हो, दिल करता है तुम्हें खा जाऊँ, हादी ने इसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा। यार अज़लान, इसका चेकअप करवा ले टाइम से, मुझे इसका सिस्टम ख़राब लगता है, अली ने अज़लान को कहा था। कसूर इसका नहीं है, हाय तुम चीज़ ही ऐसी हो, कंट्रोल ही नहीं होता, अज़लान ने अली को आंख मारते हुए कहा। मरो तुम यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वो चिढ़ते हुए उठा था। हाय एक तो गुस्सा, ऊपर से गुस्से में ये बीवियों वाले नखरे, किस किस अदा पर कुर्बान जाए, हादी ने इसे पास बिठाते हुए कहा। तू फिक्र ना कर, तेरी बीवी को बता दूंगा तेरे ठर्क के बारे में, बल्कि मैंने तो वीडियो भी बनाकर रखी हुई है, इसको बोलूँगा। बहन इसका सिस्टम डुअल है, चेक करवा ले पहले, नहीं तो अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का रिस्क नहीं ले, इसने ज़िद होते हुए कहा। पॉइंट है इसकी बात में, अज़लान ने कहका लगाते हुए कहा। इससे पहले हादी कोई बोंगी छोड़ता है, इसके फ़ोन पर बजने वाली बेल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। फजर कॉलिंग, तीनों ने एक साथ हैरानगी से फ़ोन को देखा। यार फ़ोन उठा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अज़लान ने परेशानी में कहा। ओह, हादी और अली ने एक साथ कहा था। कॉल उठा हादी, अज़लान ने कहा। वालेकुम सलाम। हाँ फजर बोलो, खैरियत? अच्छा हाँ, मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। हाँ मैं वापस आ गया हूँ, अनाबी को सलाम देना, मैं और अली आएंगे, चक्कर लगाएंगे। अच्छा नहीं लेकर आता अली को, ओके अल्लाह हाफिज़। देखा वो मुझसे बहुत नाराज़ है, अली ने मुँह बसोड़ते हुए कहा था। डॉक्टर रज़ा का नंबर मांग रही थी, अज़लान ने कहा। तुझे कैसे पता? हादी ने हैरान होते हुए पूछा। उसने अपने बाप को घर शिफ्ट करवा लिया है, वो समझती है ऐसे वो इसे बचा लेगी मुझसे, इसने इस्तेज़ाइया हंसी हंसते हुए कहा था।
وہ تمہارے چچا ہیں، عزی علی نے کہا۔ وہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ جاری ہے دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔